31 दिसंबर की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बदलेगी, बल्कि इसके साथ ही मॉडर्न कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक सबसे लंबा, सबसे असरदार और सबसे भरोसेमंद अध्याय भी खत्म हो जाएगा। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया ओमाहा का ओरेकल के नाम से जानती है, बर्कशायर हाथवे के सीईओ पद से औपचारिक रूप से रिटायर हो जाएंगे। ये वही बफेट है जिन्होंने 6 दशक पहले एक जर्जर टेक्सटाइल कंपनी को दुनिया की सबसे ताकतवर इन्वेस्टमेंट मशीन में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नए सीईओ कौन होंगे, बल्कि ये है कि बफेट के बिना बर्कशायर कैसा दिखेगा। वॉरेन बफेट का कार्यकाल किसी आम सीईओ जैसा नहीं था। 1965 में उन्होंने बर्कशायर हाथवे की जिम्मेदारी संभाली, जब ये एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी। अगले 60 सालों में बफेट ने इसे अमेरिकन इकोनॉमी की रीढ़ बना दिया। आज बर्कशायर अमेरिका की 9वीं सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक है। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी इंश्योरर है। लगभग $300 बिलियन की कैश, शेयर्स और बॉन्ड होल्डिंग्स रखती है और करीब 200 ऑपरेटिंग बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, जिसमें BNSF रेलवे, विशाल यूटिलिटी नेटवर्क और सीज कैंडीज से लेकर ब्रुक्स रनिंग शूज जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। बफेट सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। हर साल ओमाहा में होने वाली शेयर होल्डर्स मीटिंग किसी धार्मिक सम्मेलन से कम नहीं लगती थी, जहां बफेट इन्वेस्टमेंट, मोरालिटी और जिंदगी पर अपने विचार रखते थे। बफेट की पहचान एक वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में हुई, लेकिन उन्होंने खुद को कभी एक ही अप्रोच में नहीं बांधा। शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसी कंपनीज खरीदी जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही थी। बाद में उन्होंने ग्रोथ को भी अपनाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बफेट का एक और पसंदीदा सिद्धांत था इकोनॉमिक मोट, यानी ऐसी कंपनीज जिनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लंबे समय तक बनी रहे। एप्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2016 से 2018 के बीच खरीदा गया एप्पल आज बर्कशायर का सबसे मुनाफा देने वाला इन्वेस्टमेंट है। बफेट के पोर्टफोलियो में कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, मूडीज, वीजा और मास्टरकार्ड जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन बफेट की सबसे बड़ी खोज शायद इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि कैपिटल डिप्लॉय करने का तरीका था। 1967 में नेशनल इंडेमनिटी की खरीद के साथ बफेट ने जो मॉडल बनाया, उसने बर्कशायर को एक अनोखी ताकत दी, जिसे इंश्योरेंस फ्लोट कहा जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले आता है और क्लेम्स बाद में जाते हैं। इस बीच के पैसों को बफेट ने बड़ी डील्स में लगाया और इसी मॉडल से गाइको, BNSF रेलवे और ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम जैसे इन्वेस्टमेंट्स किए। यही वो मशीन थी जिसने बर्कशायर को क्राइसिस के दौरान भी इन्वेस्टमेंट करने की ताकत दी, जब बाकी मार्केट डर में होता था। 1 जनवरी से बर्कशायर के ऑपरेशनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी ग्रेग एबल संभालेंगे। बफेट चेयरमैन बने रहेंगे और ऑफिस आते रहेंगे, लेकिन डेली डिसीजंस अब एबल लेंगे। एबल का फोकस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ऑपरेशंस और एनर्जी बिजनेस पर रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करता है, खासकर जब बफेट के करीबी इन्वेस्टमेंट पार्टनर टॉड कोम्स और टेड वेशलर का रोल भी बदला गया है। बर्कशायर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैश का क्या होगा, क्योंकि कंपनी के पास लगभग $380 बिलियन की लिक्विडिटी है। इंटरेस्ट रेट्स घटने पर इस कैश की कॉस्ट बढ़ेगी। ऑप्शंस कई हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी एक्विजिशंस, यूटिलिटीज या जापानीज ट्रेडिंग हाउसेज में एक्सपेंशन, या फिर शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न करना। बर्कशायर में 1967 के बाद कभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अब हालातें बदल सकती हैं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले सालों में बर्कशायर में ज्यादा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिविडेंड पॉलिसी जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बफेट के एनुअल लेटर्स, जो फिलॉसफी और एथिक्स से भरे होते थे, शायद आगे चलकर ज्यादा नंबर ड्रिवन हो जाएं। जैसे जैसे बफेट की होल्डिंग फाउंडेशंस को ट्रांसफर होगी और शेयर होल्डर बेस बढ़ेगा, बर्कशायर धीरे धीरे एक नॉर्मल कॉर्पोरेशन की तरफ बढ़ेगी। आज बर्कशायर हाथवे एक हिस्टोरिक मोड़ पर खड़ी है। ऑफिस वही है, रूटीन वही है, फिलॉसफी भी काफी हद तक वही है, लेकिन जो जा रहा है वो है एक इंसान जिसने इन सबको एक साथ बांध कर रखा। अब बाजार ये देखेगा कि क्या बर्कशायर बफेट के बिना भी उतनी ही भरोसेमंद, उतनी ही डिसिप्लिन्ड और उतनी ही ट्रांसपेरेंट रह पाएगी। इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।